नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। कोरोना की रफ्तार हर दिन बेकाबू होती जा रही है। एक तरफ कोरोना मीटर तेजी से भाग रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बेकाबू होती जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार ने कई एहतियातन कदम जरूर उठाए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर दिखाई ही नहीं दे रहा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। रेड जोन में प्रदेश के 11 जिले। प्रदेश में लगा मिनी लॉकडाउन। क्या पूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है हरियाणा? क्यों हो रहा है कोरोना बेलगा? सरकार के प्रयास क्यों नहीं आ रहे काम? जी हां, कोरोना को हराना है तो सावधानी को अपनाना है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर दिन देश में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। देश के साथ ही हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार बेलगाम हो गई है। प्रदेश में हर दिन आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। हालत यह है कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के निजी सचिव भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। यही नहीं, कोरोना से लोगों की जान बचाने वाले डॉक्टर भी तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में भी धरती के भगवान कोरोना के शिकार हो रहे हैं। चंडीगढ़ पीजीआई में 2 दिनों में 196 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि जिंद में भी 2 डॉक्टर कोरोना के शिकार हुए हैं। हरियाणा ऐसा प्रदेश है जिसने कोरोना के आंकड़ों में उछाल को देखते हुए सबसे पहले प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया। डबल डोज नहीं तो सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं जैसे नियम लागू हुए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा के 11 जिलों में रेड जोन घोषित कर दिया गया है। पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए इन जिलों को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं सोनीपत, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर, रोहतक, झज्जर भी रेड जोन में शामिल हैं। इन सभी जिलों में सभी दुकानें, मॉल, बाजार शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। सिर्फ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को ही ट्रेनिंग की छूट होगी। इसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में 50% लोग काम करेंगे। दाह संस्कार में 50 और शादी में 100 लोग शामिल हो सकेंगे। प्रदेश में नो मास्क नो सर्विस का प्लान किया जाएगा। कोविड नियम तोड़ने पर 500 रुपए जुर्माना लगेगा। सारे बाजार बंद करते हैं 6 बजे शाम को। हालांकि जो दूध वगैरह, ब्रेड वगैरह की दुकानें हैं, कन्फेक्शनरी राशन टाइप आइटम्स हैं और मेडिकल शॉप्स हैं, दुकानों को 6 बजे बंद कराने को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही। लोग वैसे कोरोना से नहीं मरेंगे, ओमिक्रॉन से नहीं मरेंगे, अब जरूर मर जाएंगे, क्योंकि 2 लॉकडाउन दुकानदार भुगत चुके हैं। बंद दुकानों के भी इन्होंने हाउस टैक्स दिए हैं, बंद दुकानों के बिजली के बिल भी दिए हैं। और दुकानदार कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है? रोटी। सरकार ने कोरोना को देखते हुए प्रदेश के 11 जिलों को रेड जोन में डाल दिया है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो चुकी है। एक तरह से प्रदेश में मिनी लॉकडाउन लग गया है। अब सवाल यह है कि क्या इन छोटे छोटे प्रतिबंधों के जरिए सरकार लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है? क्या दुकानों को बंद कराने और नाइट कर्फ्यू लगा देने से कोरोना खत्म हो जाएगा? सवाल ये भी है कि सरकार के इन प्रतिबंधों के बावजूद प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो
तो पहले नाइट कर्फ्यू, फिर लग गया मिनी लॉकडाउन, 11 जिले अब रेड जोन बना दिया गया है, फिर भी कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। सवाल ये कि अब क्या किया जाए? जवाब यह है कि पहले से ज्यादा सावधान हो जाए। हर स्तर पर सावधानी की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक है, सामाजिक है, पारिवारिक है या सरकारी तौर पर। लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन जो लगाया गया है, इसी से आप समझ जाइए कि बाहर कोरोना कितना भयावह रूप लेकर बैठा है। उसे हमें अपनी चौखट को पार नहीं करने देना है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपडेट रहें। हम भी लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। ग्राफिक्स चलने लगे आपके स्क्रीन पर, उसे भी देखिए और सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। मास्क को अपने परिधान का हिस्सा बना लीजिए। हरियाणा न्यूज रोजाना आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस को आप फॉलो कीजिए। प्रदेश में कहां कितने मामले देख लीजिए। 1447 तो गुरुग्राम में सबसे ज्यादा मामले हैं और बहुत तेजी के साथ यहां कोरोना अपना पैर पसार रहा है। फरीदाबाद इस बार भी दूसरे नंबर पर है 297 मामलों के साथ। पंचकुला में 162 ओमिक्रॉन के मामले यहां भी हैं। अंबाला में भी ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आ गए। 169 कोरोना के मामले हैं। सोनीपत में 130 मामले सामने आए हैं। करनाल में 107 मामले सामने आए हैं। रोहतक में 63। लगातार कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। झज्जर की बात करें तो 46 मामले हैं, ये आज के आंकड़े हैं। यमुनानगर में 44, कुरुक्षेत्र में 41। कोरोना की रफ्तार कितनी तेज है देखिए इन आंकड़ों में। हिसार में 36, 11 जिले तो रेड जोन बना दिए गए हैं हरियाणा में। जींद में 24, फिर लग गया मिनी लॉकडाउन, सचेत हो जाइए। रेवाड़ी में 23 मामले। रेड जोन का मतलब क्या समझिए जरा। वो जिले जहां कोरोना के एक्टिव केस हैं ज्यादा हैं, इसमें कोरोना केस की कुल संख्या ज्यादा हो उसे रेड जोन में तब्दील कर दिया जाता है। कंफर्म केस दोगुनी होने की दर हो, जिलों से प्राप्त कुल परीक्षण होता है। एक बार फिर से बता रहे रेड जोन का मतलब क्या है। बहुत सावधान रहना है, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर आपको नहीं निकलना है। डॉक्टर्स भी अब कोरोना की चपेट में, हॉस्पिटल के स्टाफ भी कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। 1-2 नहीं, इनकी संख्या भी इससे ज्यादा है। इस पर भी हम आज के इस डिबेट में बात करेंगे कि जब इलाज करने वाले डॉक्टर और स्टाफ ही कोरोना संक्रमित इतनी बड़ी तादाद में होने लगेंगे और यह संख्या और बढ़ जाएगी तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का ढांचा चरमरा नहीं जाएगा, जिन्हें औरों को इलाज मुहैया कराना है, औरों का इलाज करना है। देश में कोरोना के मामलों में 56% तेजी दर्ज की जा रही है। कुल मृतकों की संख्या 4,82,876 हो गई है। ओमिक्रॉन की संख्या बढ़कर 2630 हो गई है। 797 मामलों के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। अभी कोरोना का तांडव चल रहा है वहां पर। 465 मरीजों के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। दिल्ली सरकार का कहना है यहां तो 5वीं लहर आ गई। झारखंड में कोरोना के 3553 नए मामले। बिहार में बीते 24 घंटे में ही 1659 नए मामले आ गए हैं। ओमिक्रॉन के मरीजों में 995 मरीज रिकवर हुए हैं, यह गनीमत है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 148 करोड़ है। वैक्सीनेट होने के लिए अभी तक आप नहीं पहुंचे तो जाइए टीका लगवाइए। 90,928 मरीज सामने आए हैं। ये देश में एक दिन का हाल है। 325 लोगों। देश में कोरोना के मामलों में 56% तेजी देखी जा रही है और ये रफ्तार बहुत तेज है। एक बार फिर ये ग्राफिक्स की मृतकों की संख्या कितनी है। ओमिक्रॉन का आंकड़ा ही देख लीजिए, बढ़कर 2630 हो गया। ओमिक्रॉन कोरोना का नया चेहरा, बहरूपिया बहुत भयावह तरीके से पैर पसार रहा है। सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की, ये आपको तो याद रखना है। लेकिन डिबेट में जब हम पैनल के साथ जुड़ेंगे, देश में कोरोना के हालात पर, प्रशासनिक तैयारियों पर, सरकारी तैयारियों पर तो बात करेंगे ही करेंगे। ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आगे और क्या किया जा सकता है कि तीसरी लहर को शुरू होने के साथ ही रोक दिया जाए, उस पर ब्रेक लगा दिया जाए।
तो चलिए आपको अपडेट किया रिपोर्ट के जरिए भी, ग्राफिक्स के जरिए भी। अब हमारे पैनल से मिलवाते हैं। डॉक्टर अरुणेश कुमार है हमारे साथ, पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अरुणेश। डॉक्टर अजय गुप्ता है, पूर्व सचिव IMA हरियाणा के। डॉक्टर अजय, आपका भी स्वागत करती हूँ। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, MD आयुर्वेदा, एक बार फिर आपका हरियाणा न्यूज में बहुत स्वागत है। विजयपाल एलुवालिया, प्रवक्ता BJP, बहुत स्वागत है विजयपाल जी। संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस। संजीव जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। BJP प्रवक्ता से शुरुआत कर लेते हैं। विजयपाल जी, कितनी तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है और आप भी जागरूक कर रहे हैं, सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। सरकार ने अपने लेवल पर बहुत बड़ी तैयारी कर रही है और ये तैयारी पब्लिक के सहयोग से ही पूरी हो सकती है। निश्चित रूप से 11 जिले आपने बताया रेड जोन में आए हैं, 6 बजे तक का दुकानदारों का काम किया है और डबल वैक्सीनेशन। हेलो रोशन जी, डॉक्टर अजय कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय, आपको कुछ कहना है? शायद आपकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी, जरा चेक कीजिए। आप बोलिए विजयपाल जी, अपनी बात पूरी करें। निश्चित रूप से जो ये कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, हमें इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की, कर्फ्यू जारी किया, 6 बजे तक की गाइडलाइन 11 जिलों में आ गई। लेकिन इन सबका महत्व जब भी है जब हम लोग कोऑपरेट करेंगे और कोऑपरेशन से ही सारी बातचीत बनने वाली है। निश्चित रूप से मास्क की बात, सैनिटाइजर की बात, डबल वैक्सीनेशन की बात और एक निश्चित रूप से हमारे हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने जो मोबाइल वैन का निश्चय किया है कि हर जिले के अंदर एक मोबाइल वैन जो सेमी हॉस्पिटल के टाइप में काम करेगी और डॉक्टर्स का और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी और ज्यादा सावधानी के लिए और ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि निश्चित रूप से अगर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर स्वस्थ रहेंगे तो ही वो बीमार लोगों का इलाज कर पाएंगे। लेकिन उनकी तादाद भी तो बढ़ रही है, उनकी तादाद भी बहुत बड़ी है। लेकिन निश्चित रूप से देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में पता कि बड़ी तेज स्पीड से फैलता है। डॉक्टर साहब बैठे हैं, एक्सपर्ट लोग इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आपने भी अपील की, लोगों से अवेयर रहने की आवश्यकता है। इसका इलाज एक ही है कि हम जितनी ज्यादा जरूरत हो वहां पब्लिकली जाएं और बाकी इसको रोका जाए। और आज क्योंकि कोरोना के साथ हमें अपनी जिंदगी भी जीनी है और आज लोगों ने कोरोना के साथ जिंदगी जीने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आज अब कोई उद्योग धंधे बंद नहीं कर सकते, कोई दुकानें बंद नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ साथ कई बार जब कोई बीमारी आती है उसके जो प्रिकॉशन डॉक्टर साहब बैठे बताएंगे, उन प्रिकॉशन को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस बीमारी को कम करके और निश्चित रूप से इस कोरोना की जो तीसरी लहर बढ़ रही है। डॉक्टर अजय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? डॉक्टर अजय। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। पहले नाइट कर्फ्यू, अब मिनी लॉकडाउन, अब 11 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया गया, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। क्या किया जा सकता है आगे ये प्रदेश के लिहाज से? वैसे पूरे देश में हम कोरोना की सुनामी ही देख रहे हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदुस्तान में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है और आपका कहना बिल्कुल सही है कि पहले 4 जिले 5 जिले थे और अब धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हैं कि पहले हमने देखा था कि खाली महाराष्ट्र था, दिल्ली था, केरला था। अब आप देखेंगे कि हिंदुस्तान है, एक हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, यूपी है। अब धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं और एक्सपोनेंशियली, जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब ये होता है कि आप गिनती नहीं कर सकते कि वो 10 गुना बढ़ेंगे या 20 गुना बढ़ेंगे या कितना। 50,000 45,000 केस आ गए हैं तो डेफिनेटली हमको ये सबसे पहले तो हमको एग्री करना चाहिए कि थर्ड वेव आ चुकी है। और अब जब हमको ये पता है कि थर्ड वेव आ चुकी है, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, ये जरूर है कि दिल्ली में अगर आप देखेंगे कि रोज के 10,000 केस बढ़ गए हैं और अब हरियाणा में भी काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप हिंदुस्तान की पिक्चर देखेंगे, रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो इतना नहीं है जितना डेल्टा वेव में था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भी ये रेट कम रहेगा। अब इस पे जो काबू पाना है वो तो देखिए, वो तो सरकार ने अपनी तरफ से वैक्सीनेशन का दौर शुरू कर दिया है। 15 से 18
साल के बच्चे हैं उनका भी वैक्सीनेशन का दौर है, और डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स चपेट में आए हुए, जैसे आपने बताया है जी। काफी मेडिकल कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉजिटिव आ गए थे, और जिन्होंने पहले जो सेकंड बूस्टर जिनका लग चुका है 9 महीने बाद, वो भी दोबारा लगा सकते हैं। तो हमारे हाथ में ओमिक्रॉन के खिलाफ 2 हथियार हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वैक्सीनेशन है और एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है। अगर आप सोचते हैं कि आप 5 बजे या 6 बजे दुकानें बंद करके कोरोना पे काबू पा लेंगे तो ये बिल्कुल ही व्यर्थ है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन आखिरी विकल्प होना चाहिए, लेकिन लॉकडाउन अगर जरूरी है तो होना भी चाहिए। स्थिति ऐसी ना हो कि हमारे हाथ से निकल जाए। आपको 5 या 6 बजे दुकानें बंद करना व्यर्थ क्यों लग रहा है सर? उस वक्त ज्यादा भीड़ होती है, लोग नहीं मान रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, तो इससे पहले कि वो और ज्यादा पैर पसारे, तो ये एक सही कदम नहीं है क्या सरकार का? काम भी हो गया, 5-6 बजे तक दुकानें भी खुली रही, लोगों तक जरूरत की चीजें भी पहुंची और कोरोना को भी रोका गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले था इन्होंने कहा कि भाई 5 बजे बंद कर देंगे, अब कह रहे हैं 6 बजे बंद कर देंगे। 1 घंटे से क्या फर्क पड़ता है? आपको कुछ और सोचना पड़ेगा। पूरे दिन में अगर आप देखेंगे कि अगर आप पब्लिक को देखेंगे कितने चालान हो रहे हैं मास्क के, आप बताइए। रोड पे बिना मास्क के लोग घूमते रहते हैं। आप दुकानें बंद करके क्या कर लेंगे? दुकानें बंद करके क्या कर लेंगे जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो नहीं दिखाएगा, जो गाइडलाइन फॉलो नहीं करेगा, उन पर 500 का जुर्माना है, केस भी हो सकता है, ये ऑर्डर भी आया। देखिए, ग्राउंड अगर आप सर कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं कि क्या और किया जा सकता है तो वो भी बता दीजिए सर। बोलिए, खुल के बोलिए। देखिए, ऐसा है, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि सरकार अपनी तरफ से जो कर पा रही है वो कर पा रही है। सरकार पे हम क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, लोगों को, अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर हम सारी चीजें सरकार पे छोड़ देंगे तो इस थर्ड वेव पे काबू नहीं पा सकते हैं। हमको अपना बचाव करना है। देखिए, हमको अपना बचाव करना है। सरकार को हम मजबूर कर रहे हैं कि वो हम पे फाइन करे। सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि आप दुकानें बंद कीजिए। सरकार हमको मजबूर कर रही है कि लॉकडाउन लगाइए। जबकि अगर लोग चाहें, हिंदुस्तान के लोग चाहें तो ये बला टल सकती है, अभी भी टल सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनको जाना चाहिए। चलिए, ठीक है। कांग्रेस की राय भी जान लेते हैं। संजीव भारद्वाज जी हमारे साथ पैनल का हिस्सा है। संजीव जी, सरकारी और प्रशासनिक कोशिशों पर बोल दीजिए जरा, आपको काफी लग रही है या कुछ और भी सुझाव देंगे आप सरकार को? अनामिका जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को और अपने जो साथी प्रवक्ता है विजयपाल जी, डॉक्टर अजय गुप्ता जी ने जो बात कही बहुत वाजिब कही। लेकिन जहाँ तक इसके कई फेजेस में इसका मुकाबला करना पड़ेगा, एक फेज में नहीं। जैसे मैं समझाऊं आपको, एक तरफ तो डॉक्टर अजय जी ने जो कहा कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, लोगों को जागरूक होकर उसका पालन करना पड़ेगा। जो प्रिकॉशंस लेने हैं लोग स्वयं लें, एक बात। दूसरी बात, जहां तक सरकार का इसमें रोल आता है, सरकार के रोल में अगर लॉकडाउन बार बार इस तरह से लगाया जाएगा तो महंगाई लॉकडाउन होने की वजह से इतनी बढ़ जाती है, फिर वो दोबारा कोई भी व्यापारी, कोई भी आप ये कहें जो सप्लाई होती है वो नीचे नहीं आती। आम आदमी की रोजी रोटी पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। इस तरह से लॉकडाउन ना लगा के ड्यूटीज लगाई जाए, पुलिस की लगाई जाए, वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई जाए, जो चालान हो, जो मास्क ना लगा रहा हो, दूरी ना रख रहा हो, लोगों को अपने काम धंधे के लिए ना रोका जाए। अभी मैं सुन रहा था जब आपका चैनल में बार बार वो आ रही थी, बाइट्स आ रही थी, तो उसमें लोग कह रहे थे कि हाउस टैक्स भी लग रहा है, दुकानों के किराए भी जा रहे हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो लॉकडाउन, मैं डॉक्टर अजय की बात से सहमत हूँ, लॉकडाउन लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ना कि पहले। अब आ जाओ सरकार की
सरकार का क्या पार्ट होना चाहिए। हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, अब ये तीसरी लेयर आ गई। तीसरी लेयर तक, पहली लेयर के बाद जो हरियाणा की पोजीशन है, आज के दिन 90% डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के 90% पोस्टें खाली हैं। 60% पोस्टें खाली हैं, जो WHO का मानक है उसके मुताबिक 60% सपोर्टिंग स्टाफ नहीं है। हमने कितना सपोर्टिंग स्टाफ लगाया दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर के बीच में, ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए, ना कि एकमात्र लास्ट रिजोर्ट को फर्स्ट रिजोर्ट के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं कि भाई लॉकडाउन लगा दो, कर्फ्यू लगा दो। ये कोई मतलब, ये मैं मानता हूँ कि ये डिबेट का विषय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये है सरकार को, सरकार के जो रहनुमा हैं, जो हमारे मंत्री जी हैं, मंत्री जी को देखना चाहिए कि क्या पोजीशन है क्या नहीं। खाली बातों से बात नहीं बनती। डॉक्टर्स कितने लगाए, कितना सपोर्टिंग स्टाफ लगाया, लॉकडाउन लगा दिया जी, वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जी, वहाँ 11 रेड जोन में ले दिए जी। ये मतलब अनामिका जी, ये तैयारियां नहीं है, ये वैसे ही ना समझी के, ये मतलब मैं क्या तैयारियां नहीं है, ये ना समझी वाली बातें हैं। विजयपाल जी, इसका जवाब लेने जरूर लौटूंगी, जरा देख लेते हैं पहले कि डॉक्टर अरुणेश क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर अरुणेश, बताइए, आपको जोड़ना चाहेंगे या आपकी राय अलग है? आई थिंक हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि भारत में बीमारी को हर चीज का सॉल्यूशन सरकार पे छोड़ा जाता है, और मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि सरकार, भारत इतना बड़ा देश है, हमारा पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जैसे यूरोप में जैसा पॉपुलेशन छोटा होता है तो सरकारें ऐसी योजनाएं कर सकती हैं, ऐसा काम कर सकती हैं कि आपका जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं होंगी वो आप भारत में कितनी भी कोशिश करें तो नहीं हो सकती। और यही पे मेरा डिफरेंस है कि ये सरकार का प्रॉब्लम नहीं है कोविड, ये लोगों का प्रॉब्लम है। और मैं जब ये देखता हूँ, जब अभी बीच में दूसरी लहर जब खत्म हुई थी और जब हम ऑफिशियली थर्ड वेव में आ गए हैं, इस बीच में लोग कितने कॉम्प्लेसेंट हैं। हमें मास्क पहनने के लिए किसी की डर की जरूरत है कि मुझे कोई फाइन लगेगा तो मैं मास्क पहनूं। मैं सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए करूंगा क्योंकि कोई बाहर से कोई आएगा मुझे पकड़ लेगा अगर मैं सोशल डिस्टेंसिंग ना कराऊं। और यही तो मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि ना तो हमारे पास इतने पुलिस बल हैं, ना तो हमारी सरकार के पास इतने लोग हैं जो कि इतने विशाल पॉपुलेशन को देख पाए। तो सबसे पहली चीज मैं यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि कोविड से हम सब अफेक्टेड होते हैं, हमारी फैमिली अफेक्टेड होती है। सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। लॉकडाउन, मुझे नहीं पता कि अभी लॉकडाउन से पहले की चीजें जो है ये सब डेस्परेट मेजर्स हैं। ये सारी चीजें तब की जाती हैं जबकि और सारी चीजें काम में नहीं आती हैं। ये वायरस, ओमिक्रॉन वायरस ज्यादा फैलता है, ये हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि हाईली ट्रांसमिसिबल है, लेकिन ये हाईली लीथल नहीं है। मतलब इससे सीवियर डिजीजेज ज्यादा अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन ये इसकी गारंटी नहीं है कि इस वायरस का बिहेवियर ऐसा ही रहेगा। आज के डेट में मैं ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट को देख रहा हूँ जिनको कि कोविड के इन्फेक्शन हो रहे हैं। हम लोग वीडियो कंसल्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक मुझे बहुत सिक पेशेंट नहीं दिखाया। अभी मेरे अंडर में कोई भी वेंटिलेटेड पेशेंट नहीं है, अभी मेरे अंडर कोई भी पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन से नहीं है जी। लेकिन ये कैसा बिहेव करेगा कि अब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहे हैं, ये दिनों दिन बढ़ रहा है, ये डबल हो रहा है हर दिन। अगर हमारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अगर सपोज अगर मैं कहूँ कि 50,000 केस एक दिन में हो रहा है इस छोटे से लिमिटेड एरिया से, तो ये इसकी पूरी संभावना है कि इससे 0.5 to 1% लोग थोड़े बीमार होंगे, और वो नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि हमारा हेल्थ केयर उसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जो मरीज इन्फेक्टेड हो गए हैं सबसे पहले उनको कंटेन करें, सबसे पहले उनको डायग्नोज करें, तो ज्यादा से ज्यादा कोविड RT-PCR हो। जब कोविड RT-PCR हो जाता है तो लोगों को कंटेन करें ताकि अपने रूम में, ताकि ये बीमारी दूसरों को ना लगे। और तीसरा जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो लोग सिक हैं, जिनको मेडिकल इलाज की जरूरत है, उनको इलाज के लिए बेड मिले। मेजॉरिटी पार्ट अभी ये है, अच्छी बात ये है इस पूरे महामारी में, अभी वाले वेव में, थर्ड वेव में, कि ज्यादातर लोग सिक नहीं है।
हमें बहुत लोगों को कोई दवाई की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, लेकिन हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है कि ये बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली बीमारी से थोड़ी अलग है। वायरस बीमारी इन्फ्लुएंजा वायरस से भी होती है, उसमें भी ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन इसमें हमारे चूंकि सेकेंड वेव का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, हाई मोर्टेलिटी रही है, तो हो सकता है कि ये वायरस अगर थोड़ा भी चेंज करे, इसका नेचर थोड़ा भी और ज्यादा चेंज हो जो कि वायरस करता है, तो हो सकता है ये नंबर बढ़ जाए, हो सकता है सीवियर डिजीजेज आने लगे। तो हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोएक्टिवली समाज के हर एक लोगों की जिम्मेदारी बनती है। सरकार लॉकडाउन लगाती है, क्या होता है, ये तो सरकार जो रहे कर रही है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर मुझे कोविड हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, मैं अपने आप को कंटेन करूं, बाहर जाने से बचूं, और जो हेल्प मिल रहा है, मेडिकल हेल्प, यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है, अगर बुखार आ रहा है, वो बुखार ठीक हो जाता है, 2 से 3 दिनों में ये बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसके साथ सांस फूलने लगता है, आपके ऑक्सीजन लेवल कम होने लगते हैं, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ऑनलाइन कंसल्टेशन अभी ज्यादा जरूरी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग फेस टू फेस ना करें, क्योंकि राइटली अभी आप लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि डॉक्टर्स भी बीमार पड़ रहे हैं। हमें वर्कफोर्स को बचाना है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हम हॉस्पिटल में कैसे काम करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग ऑनलाइन वाले कंसल्टेशन पे मूव कर रहे हैं। जवाब विजयपाल जी, लेकिन जरूरी है कि हम लोग सजग रहें और जरूरत पड़ने पर मेडिकल हेल्प। ठीक है विजयपाल जी, जवाब। हाँ, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि हमें सजग रहने की जरूरत है, ये बिल्कुल सही है। और जहां तक मैं एक बार लॉकडाउन की, मिनी लॉकडाउन का विषय नहीं है। देखिए क्या है कि 6 बजे दुकान बंद होने का मतलब, 5 बजे दुकान बंद होने का मतलब सिर्फ यही है कि एक कंट्रोल करने की स्थिति है। कस्टमर को जब पता है कि दुकान 9 से 5 खुलनी है, तो 5 बजे तक सारा कस्टमर आ जाता है, कस्टमर उन्हीं दुकानों से लेता है। लॉकडाउन जब पूरा होता है तो वास्तविकता में व्यापारी पे बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, और वो व्यापारी पे नहीं, वो सारे सिस्टम पर बोझ पड़ता है। इसलिए हमें और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, अपने व्यवसाय को बचाने के लिए, अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल निश्चित रूप से, अभी हमने काफी नर्सेज की भर्ती की है हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, स्टाफ की, लेकिन फिर भी स्टाफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है, मैं इससे कोई इंकार नहीं करता। निश्चित रूप से स्टाफ बढ़ना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने सेकंड वेव से के अंदर भी सेवा रसोई सिलेंडर्स के लिए अब भी हमने हर वार्ड में और हर गांव में 2-2 वॉलेंटियर की सूची तैयार की हुई है, और वो हमने सीएम ऑफिस में भेजी भी हुई है। निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी स्थिति परमात्मा ना करे कि बढ़े, तो हमारे कार्यकर्ता वॉलेंटियर के रूप में भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा के रूप में काम करता है। संजीव भारद्वाज जी बैठे कांग्रेस के हैं, इस समय कोई कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं है, हम अलग अलग विचारधारा से हो सकते हैं। निश्चित रूप से अपनी पार्टी के लोगों को वो भी अवेयर करें, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है हम समाज के साथ खड़े रहे। डॉक्टर अजय कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर अजय कुछ पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर अजय, देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं। जो देखिए, जब महामारी आती है तो महामारी पे पॉलिटिक्स नहीं की जाती है। जब देश का सवाल आता है तो जो गवर्नमेंट पावर में होती है और ऑपोजिशन होती है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। क्या कमी पेशी रह गई है, इस पे विचार जरूर करना चाहिए जब ये वेव खत्म हो जाती है। लेकिन अब ऐसी स्थिति हमारे पास ऐसी है कि इट शुड बी, जो ऑपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होनी चाहिए। हमको देखिए, हमको स्थिति को संभालना है। डेल्टा वेव के बाद क्या हुआ था? डेल्टा वेव के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो थोड़ी सतर्क हुई कि अगर आने वाला कोई वेरिएंट आएगा उससे पहले हमको हिंदुस्तान के मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन करना है। तो जब वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ, तो अगर आज भी आप आंकड़े देखेंगे तो हिंदुस्तान चाइना के बाद दूसरे नंबर पे है पूरे दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव के अंदर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर आप देखी जाए तो। वैक्सीनेशन ही हमारे पास एक ढाल है। दूसरा है हमारे पास कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब कुछ एक हाथ अगर सरकार आगे बढ़ाती है तो एक हाथ लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जब वो भी अपना हाथ बढ़ाए तभी मिलजुल के काम होता है। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। क्या हमको फाइन या कोई स्ट्रिक्टनेस बतानी पड़ेगी कि लोगों को मास्क पहनने के लिए या सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए? अगर आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा और सिर्फ सरकार को ही कोसता रहेगा तो ये स्थिति नहीं संभल सकती है। दूसरी बात ये जरूर है कि अभी जो स्थिति है बड़ा दुर्भाग्य है, और अभी ये जो सिचुएशन है
इसमें होम आइसोलेशन की बहुत जरूरत है। हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट अभी नहीं हुई है। इसमें यह है क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ चपेट कर सकता है। तो सरकार को, अगर हरियाणा गवर्नमेंट है, उस पर थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अनाउंस करना चाहिए कि जो लोग घर पे आइसोलेट नहीं हो सकते तो होम आइसोलेशन की फैसिलिटी का ब्यौरा उनको देना चाहिए, जो लोग नहीं दे सकते। स्पेशली जिन लोगों के घर में बड़े बूढ़े हैं, उनको अगर हो गया है कोरोना, बड़े बूढ़ों को बचाने के लिए, खुद को आइसोलेट करने के लिए वो कहां आइसोलेट हो। देखिए, ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ट्रांसमिशन इतना ज्यादा है। अगर पूरा का पूरा फैमिली ही चपेट में आ जाता है, उनके नेबर चपेट में आते हैं, धीरे धीरे ऐसे कंटेनमेंट जोन बन जाता है। तो होम आइसोलेशन की फैसिलिटीज, उसके बाद हॉस्पिटल बेड्स। दूसरी चीज, मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि लोगों में ऐसा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है या कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर पे है। ज्यादातर पेशेंट हल्का बुखार आ रहा है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव आ रहा है, उनका ओमिक्रॉन साबित हो रहा है और वो ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन जब एक्सपोनेंशियल राइज होता है, जैसे अगर 40-50 हजार केस रोज आने लग गए, तो उसमें कुछ ऐसे परसेंट लोग होंगे जो सिक होंगे, जो सीरियसली सिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। हो सकता है फिर ऐसे आज के 1.5 या 2 महीने बाद ऐसी नौबत ना आ जाए जैसे डेल्टा वेव में आई थी। उसको अभी से प्रिवेंट करने के लिए एक तो हमको सख्ताई, जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हैं सख्ताई, क्योंकि हिंदुस्तान की पब्लिक नहीं समझ पा रही है। आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके प्रोग्राम में इतनी बार आ चुका हूं, इतनी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से दोबारा हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे अपने दर्शकों के कि हम मिलकर ही इस कोरोना को हटा सकते हैं। सरकार अपनी तरफ से काम कर सकती है, हमको अपनी तरफ से काम करना है। सरकार को अब ये चाहिए कि आपको आइसोलेशन बेड्स, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो लोग घर पे आइसोलेट नहीं हो सकते, उनके लिए आपको होम आइसोलेशन की क्या फैसिलिटीज है। ठीक है विजयपाल जी, क्या हम उस वक्त के लिए तैयार हैं जब अस्पतालों में एकाएक मरीजों की संख्या बढ़ेगी? हमारे पास वो तमाम फैसिलिटीज हैं। दूसरी लहर से हमने क्या सीखा? बेड्स की संख्या आपने बढ़ाई क्या? अभी देखिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित होते जा रहे हैं। चंडीगढ़ से, जींद से ऐसी खबरें आई और उनके साथ साथ हॉस्पिटल का एक बड़ी संख्या में स्टाफ भी कोरोना संक्रमित हो रहा है। तो इसको कैसे आप लोग संभालेंगे? क्योंकि जब इलाज करने वाले ही पॉजिटिव पाए जाएंगे तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का ढांचा चरमरा नहीं जाएगा? निश्चित रूप से डेल्टा वेव के बाद हॉस्पिटल्स की हालत सुधारी है, बेड की संख्या भी बढ़ाई है और निश्चित रूप से जो ऑक्सीजन की कमी रही थी उस समय, ऑक्सीजन की जो कमी रही थी उसके लिए भी ऑक्सीजन प्लांट हर हॉस्पिटल्स के अंदर बनाए गए हैं। और निश्चित रूप से जो ये होम आइसोलेशन की बात है, जो कोरोना बेड्स के लिए एक्स्ट्रा जो बेड्स की व्यवस्था पहले की गई थी वो अभी यथावत है। और निश्चित रूप से अगर कोई ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसके लिए सरकार भी तैयार है। फिर वही बात आती है कि कितनी बड़ी वेव आएगी, कितने लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके लिए सबसे बड़ी एक प्रार्थना मैं करता हूं, जिस व्यक्ति को थोड़ा सा भी डाउट हो अपने घर में बाहर सड़क पे निकलते हुए कि मुझे है, तो कम से कम वो तो मास्क लगाए, ज्यादा वो तो थोड़ी दूरी बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग। मान लो उसको नहीं भी है, अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है, एक समस्या सबसे बड़ी ये बात है कि जिसको ऐसी परिस्थिति है वो भी लापरवाही कर रहा है। अब उसके लिए मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, ये जागरूकता फैलाइए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर हो गया है तो ठीक हो जाओगे। बहुत अच्छी बात है। हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं, सभी को मास्क लगाना है। सर बेड्स कहाँ बढ़ाया आप लोगों ने? मशीनरी उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, ड्रग्स के स्टॉक पर बात कीजिए ना। प्रभावित हुए हैं वो थोड़ा सा अपनी दूरी खुद ही बना ले। ड्रग्स के स्टॉक पर बात कीजिए, मेडिसिन के स्टॉक पर बात कीजिए, इंजेक्शन के स्टॉक पर बात कीजिए। हम कितने तैयार हैं? ऑक्सीजन को लेकर मारामारी देखिए, आप लोगों ने कई ऑक्सीजन प्लांट बना दिए, वहां पर किस तरह की तैयारी है? कहीं अब ऐसा तो नहीं होगा कि ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किसी तरह की कोई मारामारी देखने को मिलेगी? दूसरा, ओमिक्रॉन नया खतरा है। सर सुनिए, ओमिक्रॉन नया खतरा है, मेडिसिन कुछ चेंज भी हुई है क्या? वो नई मेडिसिन उनके स्टॉक आपके पास हैं? थोड़ी वो जानकारी दीजिए ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ हमारी सरकार कितनी तैयार है और अगर हमें कुछ हो जाता है तो अस्पताल में क्या सुविधा मिलेगी। विजयपाल जी। सर 1 मिनट दे दीजिए। संजीव जी, मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जवाब ले लूँ जरा।
विजयपाल? मैं तो रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, अभी चुप हूँ। कोई बात नहीं, संजीव जी को बोलने का मौका। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आप हाथ उठा रहे थे बीच में। चलिए कोई बात नहीं विजयपाल। मैं सोच रहा था। ठीक है विजयपाल जी। विजयपाल जी, हाँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने बेड की संख्या बढ़ाई है। कहाँ पर कितनी और सर, कहाँ पर कितनी? 2-4 ही बता दीजिए ताकि थोड़ा संबल मिले। हाँ, मैं संबल के लिए कहता हूँ, हर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन के जो प्लांट है वो लगा दिए गए हैं और वो ऑक्सीजन के प्लांट शुरू हो चुके हैं। और निश्चित रूप से जो अलग हॉस्पिटल से अलग बेड की व्यवस्था थी वो एज इट इज जैसा बस उसके ऊपर है। अगर जैसे कोई संख्या बढ़ेगी तो उनको सदुपयोग किया जाएगा, उनको यूज किया जाएगा। निश्चित रूप से सरकार तैयार है, लेकिन वही बात फिर आती है, सरकार के तैयार के साथ अपनी अवेयरनेस की भी तैयारी जरूरी है ताकि, और इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और कोरोना की 2 लहरों को झेल लेने के बाद भी अगर हमें ये कहना पड़े बार बार कि मास्क लगाए तो दुर्भाग्य है। आप अपनी तैयारियों की बात कीजिए। अपने गांव के हमने अपने पार्टी की तरफ से वार्ड के 2-2 वॉलंटियर, गांव के 2-2 वॉलंटियर तैयार किए हुए हैं। नहीं सर, वॉलंटियर ठीक है, ये तो ठीक, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसको लेकर कोई क्वेश्चन नहीं है। आप हमें ये बताइए ना, अब हमारे डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ पॉजिटिव पाए जाने लगे हैं, पहले से ही कमी है डॉक्टर्स की, अस्पताल में जो स्टाफ है उनकी, वहाँ कैसे भरपाई करेंगे आप? देखिए, इसके लिए वास्तव में डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को बचाने की जरूरत है। बूस्टर डोज की जो बात है, बूस्टर डोज की भी एक व्यवस्था है और डॉक्टर साहब तो अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन क्योंकि इनको खतरे से खेलना होता है और वास्तव में ये अपनी लाइफ को स्टेक पे लगा के खेलते भी हैं और इतने लोगों का इलाज करते हैं। ये वास्तव में बहुत बड़ा काम है, कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिनको ये काम करना पड़ता है उनका अपने परिवार भी होता है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, प्लीज जरा सुन लीजिए एक बारी। पहले से ही कमी है, आपने इस बात को स्वीकारा भी कि मैं नकार नहीं रहा कि स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और हम उस दिशा में भी काम करेंगे। क्या काम कर रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं वो बताइए ना, क्योंकि अभी डॉक्टर पॉजिटिव होने लगे हैं। अभी कल्पना चावल में मुझे ज्यादातर परसों ही 4 डॉक्टरों की भर्ती की है, उससे पहले 4 डॉक्टर लगातार डॉक्टर जितने अवेलेबल हो रहे हैं उनकी भर्ती कर रहे हैं। और निश्चित रूप से स्टैंड बाई के लिए अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो बच्चे अपने MBBS में कर रहे हैं वो भी तैयार है। और सारी परिस्थितियां एक सिस्टम बनता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक ही अगली लाइन तैयार होती है। अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति आएगी सरकार उसके लिए निश्चित रूप से आगे बढ़कर काम कर रही है। ठीक है संजीव जी। हम सब लोग जितने भी आपके टीवी चैनल पे पैनलिस्ट हैं, हम सब इस बात से वाकई सहमत हैं कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। लोगों को इस महामारी का मिलकर मुकाबला करना है। यहाँ कोई राजनीति करने के लिए खास तौर पर हम डॉक्टर साहब हैं, हम लोग हैं, नहीं बैठे हैं, कोई ये सवाल नहीं है। लेकिन जो पार्टी सत्ता में होती है उसका रोल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल, उसका रोल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, बार बार उसके साथ क्वेश्चनिंग इसलिए की जाती है कि जब ये 2 साल से इस लहर की वजह से इतनी कैजुअलिटी होगी, इतने लोग परेशान हो गए, इतने लोगों का धंधा खत्म हो गया, चारों तरफ इसने हर वर्ग को इफेक्ट करके कोई बीमार नहीं भी हुआ है तो वो भूखा मरने लग गया इस लॉकडाउन की वजह से। तो ये चीजें सरकार की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि जब लोग खुद ध्यान भी दें, बावजूद उसके भी सरकार डॉक्टर्स को इंश्योर करे कि डॉक्टर्स के साथ ऐसी चीज ना हो, उनके लिए अलग रूम हो, फिर डॉक्टर्स की संख्या पूरी हो। अगर एक डॉक्टर को प्रॉब्लम आती है तो स्टैंड बाई दूसरा डॉक्टर हो। अब आप देखें दूसरी लहर में इन्होंने जो ट्रेनिंग कर रहे थे उन लोगों को हमने बार बार ये क्वेश्चनिंग की, उन लोगों को इन्होंने अपॉइंट कर दिया था। अब उन लोगों को एकदम जैसे दूसरी लहर खत्म हुई या थोड़ी डाउन हुई तो इन्होंने हटा दिया। अब ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो इनको समय रहते उन डॉक्टर्स को तुरंत अपॉइंट करना चाहिए ताकि संख्या हिट ना हो, डॉक्टर्स हो या फिर सपोर्टिंग स्टाफ हो।
एक तो जिम्मेवारी अनामिका जी इनकी ये बनती है। सेकेंडली ये भी डॉक्टर्स, हमारे पैनल में बड़े लर्निंग डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये देखें जो वैक्सीनेट हुए हैं उनके अंदर कितना % ये तीसरी लहर इफेक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि वैक्सीनेट होने के बाद भी ये इफेक्ट कर रही है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहली बार प्राइवेट हॉस्पिटल के यहाँ गरीब आदमियों के लिए कुछ अमाउंट फिक्स करा था कि इससे ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बीपीएल की जो फैमिलीज हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनसे कुछ भी चार्ज ना किया जाए, ताकि वो बीमारी उनके बगैर इलाज के ना फैले। तकरीबन जो देखा जाता है, जिस आदमी को अपनी रोजी रोटी की चिंता है, जिस आदमी को रोज के रोटी के खाने की, बच्चों के खाने की चिंता है, वो इसकी परवाह नहीं करता और उसकी वजह से 10 और कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उनको तुरंत इतनी जगह आप ये माने सरकारी हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं है, जैसे संख्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इतनी है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस महामारी में ये निश्चित करे गवर्नमेंट, उनको दबाव दे, जैसे स्कूलों में दबाव दे रहे हैं बच्चों के लिए कि भाई उनसे फीस नहीं लेनी, तो उसी तरह से इन महामारियों का मुकाबला करने के लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात एक और कहूँ, हमें लगता है जैसे हमारे सीडीएस साहब थे स्वर्गवास से पहले, उन्होंने उस हादसे से पहले 2 दिन पहले कहा था कि ये जैविक युद्ध स्टार्ट हो चुका है और ये चीजें हमें फेस हमेशा करनी पड़ेंगी, तो इसकी तैयारी हमें परमानेंटली करनी पड़ेगी। अब पहले तो कोविड आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया, तो आप समझे अगर ये ऐसा युद्ध है, कोई ऐसी बात कर रहा है कोई कंट्री, तो ये तीसरी और कोई बीमारी भी आ जाएगी, तो हम परमानेंटली स्पेशलाइज्ड स्टाफ रखें और स्टाफ रख के प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको कहें कि इन बीमारियों का इलाज करें। थैंक यू। विजयपाल जी, मैं आऊंगी जवाब के लिए, आप नोट कर लीजिए इनकी बातों को, लेकिन जरा पहले डॉक्टर साहब के पास होते हुए आऊंगी। डॉक्टर अजय। देखिए, मैं जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अब आप देखिए कि हमारे पास ये 3rd वेव आ चुका है। 3rd वेव से हमको एक शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है कि हेल्थ केयर का जो बजट है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर आपको स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तीसरी लहर आखिरी लहर नहीं है। एक और वेरिएंट IOF करके आ रहा है फ्रांस के अंदर, कितने वेरिएंट आ सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को जो अपनी हेल्थ केयर की जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है रीथिंक करना पड़ेगा। रीथिंक मतलब उनको बजट थोड़ा एलोकेट करना पड़ेगा। देखिए, आप डॉक्टरों को रिक्रूट कर सकते हैं, डॉक्टरों को आपको सैलरी देनी है। अब हम कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है। देखिए, डॉक्टर्स भी अपनी चॉइस है, प्राइवेट में जाते हैं, गवर्नमेंट में जाते हैं। गवर्नमेंट, देखिए, हर आदमी को फैसिलिटी चाहिए होती है, सैलरी चाहिए होती है। जब तक आप हेल्थ केयर का बजट नहीं बढ़ाएंगे, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी हेल्थ केयर इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको आपको अपग्रेड करके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स बढ़ाना पड़ेगा, जिसके अंदर ब्लड बैंक्स रहे, वेंटिलेटर्स रहे, जितने भी हाईटेक आपकी सुविधाएं हैं, चाहे वो कार्डियक है, ICCU की है, आपको जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, एक तो उनको एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा इनटू अ वेरी गुड टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स। और दूसरी बात यह है कि आपको जहां जहां आपको लगता है कि हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां आपको हॉस्पिटल हो सकता है, इस पर इन्वेस्ट करना पड़े, आपको बनाना पड़े, रिक्रूटमेंट करने पड़े। ये तो आपको अब थोड़ा सरकार को बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा। तो मेरा सरकार के लिए यही एक इल्तिजा, एक सुझाव है कि हेल्थ केयर बजट में थोड़ा इन्वेस्ट करे, दोनों लेवल पे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। बजट वाले पॉइंट्स को भी नोट कर लीजिए। डॉक्टर अरुणेश, कुछ कहना चाहेंगे?
बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। इसके अलावा आई थिंक एक और जो मैं ऐड करना चाहूंगा वो है कि जब पीपीई किट्स होते हैं, जो डॉक्टर्स जब जाते हैं काम करने, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, तो सेकेंड वेव में एक ये देखने को आया था कि बहुत सारे खबरें आई थी कि पीपीई किट्स नहीं होते थे, मास्क नहीं मिलते थे ढंग से। अब हम लोग एक अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में, जहाँ पे कि होपफुली ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास पीपीई किट्स नहीं है, हमारे पास मास्क नहीं है। तो जितने लोग जो काम पे जाते हैं, बाहर तो लोग मास्क लगा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको पीपीई किट संबंधी कोई एम्पल ये होना चाहिए। वर्कफोर्स रखना है कि अगर कोई है तो ही शुड बी केयर्ड फॉर प्रॉपर्ली। इसके अलावा जो हमारा बूस्टर वैक्सीनेशन की बात चल रही है, प्रायोरिटी से बूस्टर वैक्सीनेशन दिए जाने चाहिए। और इसके अलावा जो रेस्ट अभी जो हम लोगों ने जो बात करी रिसोर्स एलोकेशन की, हमारे प्राइवेट की तरफ से जो हम लोगों ने हमें सजा थे, हमारे हॉस्पिटल्स वाले भी हम लोग डेली इस पे लगे हुए हैं ताकि जो कोविड स्पेसिफिक बेड्स हैं वो अवेलेबल हों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अभी यही पब्लिक से गुजारिश करेंगे कि अभी जैसी हालत चल रही है इसमें ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है और कोई भी पैनिक में आके हॉस्पिटल में एडमिट ना हो, क्योंकि ये हॉस्पिटल बेड्स बड़े प्रेशर्स हैं और जिनको जरूरत हो उनको ये बेड मिले। क्योंकि सेकेंड वेव में यही एक प्रॉब्लम आ गई थी कि लोग आउट ऑफ आके पैनिक एडमिट हो जाते थे और बड़ी मुश्किल हो जाती थी, जिसको बेड की जरूरत है उसको बेड नहीं मिल रही थी। तो ये सब बातों पे अगर रखें पब्लिक, ये सब एक पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप की बात होती है। कोई भी एपिडेमिक होता है इसमें ऐसे ही जीता जाता है और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये आखिरी एपिडेमिक नहीं है। तो सभी डॉक्टर ने बनाया, बहुत जल्दी एक नया ग्रीक लेटर आने वाला है। बिल्कुल, आईओएफ का जिक्र किया था उन्होंने कि आईओएफ ने भी ग्रीक लेटर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें करना है और इसको ये एक लंबी लड़ाई है, ये तुरंत नहीं है और इसमें सबकी सहभागिता की बहुत जरूरत है। एक केवल सरकार से ये काम नहीं हो सकता है, पहले ये पब्लिक गवर्नमेंट पार्टनरशिप यही है, इसका ये खेल है एपिडेमिक। बिल्कुल बिल्कुल। विजयपाल जी सबको जवाब दें। देखिए, जहां तक बजट बढ़ाने की बात है, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने कहा बजट बढ़ना चाहिए और हरियाणा सरकार ने 2021-22 के वर्ष में 110 करोड़ रुपए बजट बढ़ाया है इसके अंदर और 20.9% जो 2020-21 के अंदर था उससे 20.9% बढ़ाया है और निश्चित रूप से बजट बढ़ना भी चाहिए। डॉक्टर साहब ने चिंता करी किट की, वास्तव में इन देश के वैज्ञानिकों, देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद है कि जो वैक्सीनेशन आई जिससे एंटीबॉडी बनती है, कोई कोरोना का इलाज नहीं है, सबको पता है और आज डबल वैक्सीनेशन लोग लगवा रहे हैं और निश्चित रूप से डबल वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। लेकिन डबल वैक्सीनेशन के बावजूद भी हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है और आज बजट भी सरकार बढ़ा रही है, डॉक्टर की संख्या भी सरकार बढ़ा रही है। निश्चित रूप से जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, जागरूकता फैलाने से ही ये बात रुकने वाली है। पहले भी एक बात कही थी कि आज डॉक्टर्स को भी फैसिलिटीज की आवश्यकता है, वो मिल रही है और एक बात हमारे संजीव जी भाई ने कही थी कि भी गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिलना चाहिए, बिल्कुल सहमत हूं। हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज आज तक लगातार दे रहे हैं और निश्चित रूप से आयुष के साथ भी 5 लाख रुपए तक का इलाज उनका फ्री है जिनका बीपीएल कार्ड है और ऐसे लोग अगर जो आ सकते हैं जिनका इलाज की बात है उनका इलाज फ्री किया जाएगा और सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं और आमतौर से अब पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जागरूक होने की आवश्यकता है। यही समाज को एक संदेश देने की जरूरत है। ठीक है, संजीव जी। अनामिका जी मोटी 2 लाइनों की बात ये है कि हम सबको मिलके राजनीति से ऊपर उठ के या ये कहें कि समाज की अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपने आप को भी बचाएं। लॉकडाउन कोई इसका पूर्ण हल नहीं है। अगर मार्केटें भी खुली रहें और हम बड़े कायदे से इन
नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, ये लगाएं, तो ना तो रोजी रोटी की चिंता होगी ना कहीं की। और मैं विजयपाल जी की इस बात को मान लेता हूं कि ये चारों तरफ ध्यान देंगे, जो कमियां होंगी ये पूरी करेंगे। हमने इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं करनी, ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे हम बहुत ही हेल्दी डिबेट रही। बहुत शुक्रिया। आप सबों ने तैयारियों का भी जिक्र किया, रिक्वायरमेंट्स का भी जिक्र किया और अपील इस मंच से हमारी तरह लगातार कि संकट भारी है, आपकी कितनी तैयारी है, आपकी स्वयं की भी कुछ जिम्मेदारी है, उसे भी आप निभाएं। बहुत धन्यवाद आप सबों का पैनल का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।